लोगों को खतरे से दूर रखने के लिए और जॉब क्वेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सुंगजिन शहर से कोसों दूर एक जंगल में आ जाता है, क्योंकि किसको पता अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंगजिन को जॉब चेंजिंग क्वेस्ट का नोटिफिकेशन लास्ट रेड में आया था, जब उसका लेवल 40 पहुंच चुका था। अब तक सुंगजिन को जो भी क्वेस्ट मिले थे वो या तो लिमिटेड टाइम के लिए थे या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में, लेकिन जॉब चेंजिंग क्वेस्ट उसे ऑप्शन और समय दोनों दे रहा था, यानी कि ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी हो, लेकिन सुंगजिन को इतना पता था कि ये मिशन उसे ताकतवर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा डंजन खुल जाता है और तभी सुंगजिन को याद आता है कि शिट, उसने अपना डेली क्वेस्ट तो पूरा किया ही नहीं। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वापस आने के बाद वो उसे पूरा कर लेगा और इसी के साथ वो डंजन के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो के घर पर, जहां वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। और तभी रूम के अंदर एंट्री होती है जिन्हो के बड़े भाई जिनसुक की। दूसरी तरफ डंजन के अंदर सुंगजिन को अभी तक एक भी दुश्मन नजर नहीं आया, जो अपने आप में ही थोड़ी चौंकाने वाली बात थी। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका इस डंजन में स्वागत है। इस जगह में आप किसी भी तरह के पोशन या स्टोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और चोट लगने पर फुल रिकवरी का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अब सुंगजिन को और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। सुंगजिन को दूर से किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद वो इन्वेंट्री से अपना डैगर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके सामने खड़ा होता है एक लो लेवल नाइट। सुंगजिन उस पर डैगर से हमला करता है, लेकिन नाइट को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आती। सुंगजिन फेटल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर वापस हमला करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुंगजिन समझ जाता है कि इसका आर्मर कसाना के शरीर जैसा है, यानी कि इसे हराने के लिए सुंगजिन को अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। नाइट को हराने के बाद सुंगजिन थोड़ा निराश था, क्योंकि उसने अपनी फेटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी को फालतू में वेस्ट कर दिया। लेकिन अब उसके पास इन सब का समय नहीं है, क्योंकि दुश्मन उसका इंतजार नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर, जो इतना परेशान है कि ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसके पापा जिनसुक से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मैंने सुना कि कुछ एस रैंक हंटर्स ने तुम्हारे ऑफर को ठुकरा दिया। ये सच है कि ब्योंगहू और चाहिन ने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं यूरोपियन और मिडिल ईस्ट हंटर से बात कर रहा हूँ। होपफुली वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनसुंग जिन्हो के सी रैंक डंजन्स को खरीदने के बारे में जानता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर जिन्हो ये सब गिल्ड मास्टर बनने के लिए कर रहा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर जिन्हो मन में सोचने लगता है कि काश इन दोनों को सुंगजिन की ताकत के बारे में पता होता। दूसरी तरफ सुंगजिन सभी नाइट्स को हरा देता है, लेकिन इन सब के बाद वो बहुत ज्यादा थक चुका था और आराम करना चाहता था। लेकिन तभी एक निंजा स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुंगजिन को मारने की कोशिश करता है। उसकी मुश्किल और बढ़ाने के लिए वहां पर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करने वाला विजर्ड भी पहुंच जाता है। कसाका जैसा आर्मर, कांग ताइशिक जैसी स्टेल्थ एबिलिटी और क्यूवान जैसा लाइट मैजिक, इन मॉन्स्टर्स को देखकर सुंगजिन को ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पुराने दुश्मनों से वापस लड़ रहा हो। ये क्वेस्ट तो उसकी सोच से बहुत ज्यादा खतरनाक निकला। हर एक मॉन्स्टर की अलग अलग कमजोरियां हैं। नाइट्स को हराने के लिए ताकत चाहिए, निंजा को ढूंढने के लिए परसेप्शन और आर्चर्स को हराने के लिए तेजी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है वो विजर्ड, क्योंकि उसे हराने के लिए सुंगजिन को इंटेलेक्ट या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैजिकल पावर्स की जरूरत है, जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सुंगजिन को अपनी स्किल्स बचाकर रखनी है, लेकिन अब उसकी थकान बढ़ने लगी थी। उसे जितना जल्दी हो सके इन्हें हराना होगा। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां एस रैंक हंटर चोई बाकियों के साथ मिलकर जेजू आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाता है। चोई हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को कॉल कर इस मिशन के अप्रूवल के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है। जेजू आइलैंड पर यह उनकी तीसरी लड़ाई होने वाली है, लेकिन इस बार उनका मिशन जेजू आइलैंड पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि खतरों का अनुमान लगाना है। एस रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड पर हमला कर देखना चाहते हैं कि दुश्मन किस हद तक काउंटर अटैक करेंगे। बहुत से लोग इस मिशन के लिए चेयरमैन और हंटर्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन ये इन सब के लिए तैयार है, क्योंकि चोई के लिए जेजू आइलैंड की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। दूसरी तरफ सुंगजिन फाइनली उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिसके बाद उसे आर्मर्स और 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। सुंगजिन ने आज से पहले इन गैस को कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। इन आर्मर्स की खासियत ये थी कि ये नजर नहीं आते और इनको पहनकर हिलने डुलने में तकलीफ भी नहीं होती। सुंगजिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, यानी कि अब वो अगले स्टेज की तरफ बढ़ सकता है। उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जिसके पीछे क्या है उसका इसे कोई अंदाजा नहीं है। दरवाजा खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
जिससे वो समझ आता है कि कुछ तो भयानक होने वाला है। कमरे के अंदर उसे एक खाली सिंहासन नजर आता है और साइड से चलकर आता है एक लाल आर्मर पहना हुआ बीस्ट जो इस सिंहासन की रक्षा कर रहा है। इस नाइट का नाम है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। उसका ऑरा देखकर सुंगजिन को डबल डंजन वाले स्टैचू की याद आ जाती है। ऊपर से इग्रिस का नाम भी रेड से लिखा था, यानी कि ये सुंगजिन का अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन है। सुंगजिन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस पलक झपकाते ही सुंगजिन के पास आकर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। सुंगजिन एक बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार इग्रिस उसे दूर फेंक देता है। जैसे ही सुंगजिन उठता है, इग्रिस की स्वॉर्ड ऑलरेडी उसके मुंह के पास होती है। सुंगजिन को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। काउंटर अटैक में सुंगजिन डैगर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रिस के आर्मर के सामने कुछ काम नहीं करता। वो सुंगजिन को लात मारकर दूर फेंक देता है। अगर सुंगजिन को ये लड़ाई जीतनी है तो उसे डैगर के बजाय अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। ये देखकर इग्रिस भी अपनी स्वॉर्ड गिरा देता है और एक मर्द की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस सुंगजिन का कॉलर पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और फिर उसे पंचिंग बैग बनाकर धोने लगता है। ये तो अच्छा है कि सुंगजिन ने आर्मर पहना था, वरना तो इग्रिस उसके हाथों का कचुम्बर बना देता। सुंगजिन मन में सोचता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को अपनी ताकत से नहीं हरा सकता तो अपनी स्पीड से हराएगा। डैश एबिलिटी को एक्टिवेट कर सुंगजिन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इग्रिस उसके सभी हमलों को रोक लेता है। बहुत कोशिशों के बाद सुंगजिन फाइनली उसे एक लात मारता है, लेकिन ये उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इग्रिस उसे हवा में ही लेफ्ट राइट धोने लगता है, हाथ पकड़कर हवा में उछालने लगता है और तो और दीवार से उसका मुंह रगड़कर सिंहासन के ऊपर फेंक देता है। कहना पड़ेगा इग्रिस ने सुंगजिन को उसकी नानी याद दिला दी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सुंगजिन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इग्रिस की तलवार को फेंककर सुंगजिन अपने डैगर से उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद वो इग्रिस को घसीटते हुए दीवार पर मारता है और अपने डैगर को वापस बुलाकर अपनी पूरी ताकत से उसके गले पर एक फिनिशिंग ब्लो देता है और इग्रिस फाइनली मर जाता है। सुंगजिन ने ब्लड रेड कमांडर इग्रिस को हरा तो दिया था, लेकिन उसकी जीत किस्मत के सहारे थी। ताकत और एक्सपीरियंस के मामले में इग्रिस सुंगजिन से बहुत ऊपर था। इग्रिस को हराते ही सुंगजिन को 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 15 लाख गोल्ड कॉइन्स, इग्रिस का हेलमेट, रूलर्स हैंड नाम का रून स्टोन और एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। इग्रिस का हेलमेट पहनते ही उसकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी 20% बढ़ जाती है और इसी के साथ साथ उस पर होने वाले फिजिकल डैमेज 15% कम हो जाते हैं। लेकिन सुंगजिन को यह बात समझ नहीं आई कि अब इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन देने का क्या फायदा, क्योंकि उसने तो इग्रिस को हरा दिया। इसका मतलब जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और तभी उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जॉब चेंजिंग क्वेस्ट अब शुरू होता है। एडवांसमेंट पॉइंट को कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव करने की कोशिश करो, जिसके बाद आप एक हायर क्लास के लिए असाइन हो सकते हो। टाइमर के शुरू होते ही पोर्टल्स में से बहुत सारे नाइट्स निकलने लगते हैं। सुंगजिन उन्हें मारता रहता है, लेकिन पोर्टल्स में से और नाइट्स आते रहते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में सोचता है कि शायद ये क्वेस्ट इस बात पर है कि तुम कितनी देर तक इस कमरे में रह सकते हो। जिसके बाद सुंगजिन स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल कर गायब हो जाता है। स्टेल्थ एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए 200 माना पॉइंट्स लगते हैं और हर सेकंड यूज करने के लिए 1 माना पॉइंट, यानी कि अब उसके पास सिर्फ 190 माना पॉइंट्स बचे हैं, जो उसे एटलीस्ट 2 मिनट तक गायब कर रखेंगे। लेकिन तभी एक विजर्ड अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सुंगजिन की स्टेल्थ एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब उसके पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सुंगजिन अब बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने की सोचता है। लेकिन तभी एक नाइट उस पर हमला करता है, जिससे टेलीपोर्टेशन स्टोन गिर जाता है। अब सुंगजिन इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में।